नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 27 जुलाई 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग 25, 26 और 27 तीनों के न्यूज़पेपर के टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या सब पढ़ेंगे आज हम लोग? सबसे पहले देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कल एक इंस्टाग्राम रील में इस चीज़ के बारे में जानकारी दी। और इंस्टाग्राम रील आजकल ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि उनका मानना है और सही मानना है कि न्यू जो जनरेशन है, जेन जी जिसे कहा जाता है, ये जो पारंपरिक न्यूज़ चैनल थे उनसे दूर हैं। वैसे भी दूर रहना चाहिए क्योंकि न्यूज़ चैनल पर इन्फॉर्मेशन कम है, शोर ज़्यादा है। इसमें उन्होंने जानकारी दी कि परीक्षा में रिफॉर्म को लेकर के नंदन नीलेकनी, जो भारत में टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, आधार जैसी चीज़ें इन्हीं की देन है, तो इनकी अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया गया है। इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग, और भी कई सारे न्यूज़ होंगे जिसके बारे में देखेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्न आ रहा है बच्चों का कि एग्ज़ामिनेशन कब हो सकता है, कब हो सकती है, परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा जो है 90% ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, अगर सितंबर में नहीं होता है तो फिर अक्टूबर में तो तय ही मान करके चलिएगा कि अक्टूबर में एग्ज़ामिनेशन तो होना ही है। तो ये दो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में 90% ज़्यादा चांसेस हैं कि सितंबर में हो जाए। 20 सितंबर के आसपास प्लस माइनस 5-7 दिन आपके एग्ज़ामिनेशन हो सकते हैं। इस चीज़ को मान करके ही तैयारी करिएगा। मुख्य फोकस प्रीलिम पर ही रखिएगा। हाँ, अगर आप दिन में 1 घंटा निकाल रहे हैं किसी चीज़ को लिखने के लिए, निबंध लेखन, आंसर राइटिंग के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। जेन जी का भारत में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद से परीक्षा में सुधार के लिए सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें पिछले 15 वर्षों में मनमोहन सिंह जी की सरकार के लास्ट समय की बात कह रहा हूँ, उस समय भी कोई बड़ा इस्तीफा नहीं हुआ था। मोदी सरकार में तो पहली बार ही इस्तीफा हुआ है किसी केंद्रीय मंत्री का, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद से सरकार निरंतर प्रयास कर रही कि एजुकेशन में रिफॉर्म किए जाए, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी या कोई भी एजुकेशन पॉलिसी तब सही से लागू हो पाता है जब सिस्टम जो इस चीज़ को लागू करने का काम जिनका है वो सही प्रकार से फंक्शन करें, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, भ्रष्टाचार रहित हो, तभी जाके वो सही से काम कर पाता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। फिर हम लोग जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जेन जी किसे कहा जाता है, साइलेंट जनरेशन कौन से होते थे, बेबी बूमर्स कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग ज़रा देखेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से टास्क फोर्स के गठन की प्रधानमंत्री जी ने खुद ही घोषणा की है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी करेंगे। इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, को फाउंडर के रूप में रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान आधार डिजिटल आईडी का नेतृत्व किया था। आधार जो आप देखते हैं, आधार कार्ड जो सबके पास में, जो भारत में डिजिटल आईडी है, कम से कम भले वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, एड्रेस का प्रमाण नहीं है, लेकिन एक आईडी तो है लोगों का, तो उसको बनाने में इनका सबसे अहम योगदान माना जाता है। इस बहुवर्षीय समूह में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका हैं, क्योंकि क्राइम से भी जुड़ा हुआ है, पेपर लीक इत्यादि के बारे में। आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामाकोटी हैं। पूर्व शिक्षा समिति सचिव जो हैं अनीता करवल, वो भी इसमें शामिल हैं। और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट जो हैं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमृत लाल मीना को भी शामिल किया गया है। इस पैनल का नाम जरूर याद रखिएगा, पैनल के बारे में पूछा जा सकता है प्रीलिम एग्जाम में। इससे पहले 2024 से पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन के नेतृत्व में एनटीए में सुधार के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा मॉडल में बदलाव करने की सिफारिशें भी लागू की जा रही थी। इसका तात्पर्य ये है कि सरकार ने भी कहा है कि हम जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते हैं यही सबसे बड़ी हमारी समस्या है, तो हम इसको कम्प्लीटली 100% कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉडल पर लागू कर सकते हैं। और इसी चीज़ के बारे में सुझाव भी दिया गया था के राधाकृष्णन के नेतृत्व में जो समिति बनी थी 2024 से पेपर लीक के बाद, उसने भी यही कहा था कि आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन को रोक दीजिए, आप ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लीजिए जो लीक रहित हो सकता है। लेकिन इसमें भी प्रॉक्सी सर्वर जो एसएससी के एग्जामिनेशन में देखा गया, उसकी समस्याएं बहुत ही विस्तृत हैं। प्रॉक्सी सर्वर, एसएससी की समस्या, एनटीए के और भी कई सारे एग्जामिनेशन में ये चीज़ देखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल शुक्रवार को सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। अब इसको सदन में लाया जा सकता है, जैसे आज आ सकता है सदन में, और उसका सदन से इसे पास किया जा सकता है। एक्ट के रूप में एक कठोर एक्ट बनाया जा रहा है ताकि अगर परीक्षा में लीक में किसी का नाम आए
तो उसको सही पूर्वक सज़ा भी मिल सके। लेकिन इसी सरकार के द्वारा 2024 में एक परीक्षा में भ्रष्टाचार निवारण को हेतु एक एक्ट पहले ही लाया गया है। अब इस एक्ट जब ये आ जाएगा तो इसके बारे में भी देखेंगे कि इसमें क्या अलग है। लेकिन सरकार ने इसमें कहा है कि हम फास्ट ट्रैक इत्यादि की भी बात करेंगे ताकि क्या हो, जल्दी से जल्दी सज़ा मिल सके। तो ये सब चीज़ें तो इसमें हो रही है। प्रहलाद जोशी जी हैं जिनको अब बनाया गया शिक्षा मंत्री। ज़रा हम क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन जनरेशन को देख लेते हैं क्योंकि सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। जैन जी पूरे साउथ एशिया में चर्चा है, में पूरे दुनिया में ही चर्चा में। हालांकि कभी भी भारत के जैन जी जो हैं, भारत के जैन जी हैं, उनका नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका जो है इनसे कंपेयर मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जैन जी ने प्रोटेस्ट किया और अपने देश के जैन जी ने प्रोटेस्ट किया, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत का पॉलिटिकल सिस्टम इतना मैच्योर है, इतना ज़्यादा बढ़िया बनाया गया है, इतना लोकतांत्रिक है कि लोगों की आवाज़ सुनी जाती है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। शिक्षा मंत्री के बारे में जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो कोई पहले ही दिन बोलेगा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हटा दो, तो नहीं हटाता है कहीं पर भी। तो आंदोलन हुए और आंदोलन इसी प्रकार से होते आए हैं आज़ादी के बाद से ही। भारत में एक भी हिंसा नहीं हुआ, मतलब बच्चों के द्वारा हिंसा नहीं किया गया। पुलिस ने उन्हें मारा जरूर, लेकिन बदले में गुलाब का फूल दे रहे थे वो। मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सभी जगहों पर भीषण हिंसा हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी की गई थी, जला दी गई थी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। बहुत बड़े स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए दोनों आंदोलन बिल्कुल ही डिफरेंट थे। दोनों जगहों का उद्देश्य बिल्कुल ही अलग था। दोनों जगहों का पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम इतनी क्षमता है कि वो इन सब आंदोलन को अपने अंदर समाहित कर सकती है। सदन में जो भी बड़े नेता आपको दिखते हैं किसी न किसी आंदोलन, किसी न किसी मूवमेंट से जुड़े हुए रहे हैं। इसलिए उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो आंदोलनों को झेल सकें। ये सबसे अलग है। साउथ एशिया में या दुनिया में अगर हम लोग बात करें, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बातों को। मैं क्रिटिसाइज बहुत करता हूँ गवर्नमेंट को, आपको पता होगा, लेकिन एनालिसिस की जब बात आती है तो मुझे आपको सच बताना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह आते हैं। इसके अलावा दुनिया में पूरे पृथ्वी पर, पूरे वर्तमान के जितने भी ग्रह हैं उनमें देखा जाए तो फंक्शनिंग अगर कोई डेमोक्रेसी है तो नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका, कनाडा है। वेस्ट यूरोप में कुछ देश हैं, 10-15 देश हैं। उसके बाद एक भारत ही है जहाँ पर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, जहाँ पर आप आंदोलन कर सकते हैं और कोई आपकी सुनेगा। अपने पड़ोसी में अगर आप आंदोलन करते तो सर में AK-47 की गोलियां पाई जाती हैं। तो इसलिए ये बेहतर है कि समझें आप इस पॉलिटिकल सिस्टम को। क्रिटिसाइज करने की तरह थोड़ा सा दूर बैठ करके कभी कभी समझना चाहिए। अब ज़रा जेन जी के बारे में भी समझते हैं। सबसे पहले जो पीरियड है द साइलेंट जनरेशन उन्हें कहा जाता है। इससे पहले के भी हैं, धीरे धीरे करके समझेंगे। ये 1928 से, चलिए सबसे पहले वाले को ही समझते हैं। हाँ, ये रहा द लास्ट जनरेशन इनको कहा जाता है। 1883 से 1900 के बीच में जो पैदा हुए उनको लास्ट जनरेशन कहा जाता है। यह वो पीढ़ी जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युवा थी, जिसने इस विनाशकारी युद्ध का सीधा घात झेला। युद्ध में भारी रक्तपात, उसके बाद समाज और पारंपरिक मूल्यों के पतन के कारण इस पीढ़ी के युवाओं में गहरा भटकाव, निराशा और मोह भंग पैदा हो गया था। इसी वैचारिक शून्यता के कारण इन्हें लॉस्ट कहा जाता है। मैंने लास्ट कह दिया था। लॉस्ट, खोई हुई पीढ़ी कहा जाता है, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था और ये किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं कर पाते थे। क्योंकि ये जब यंग हो रहे थे तब दुनिया का पॉलिटिकल जो वातावरण था वो बहुत ही ज़्यादा विवादों में घिरा हुआ था। युद्ध का माहौल था, युद्ध हो रहे थे दुनिया में, तो बहुत बड़ी स्तर में महामारी, युद्ध, इन सभी चीज़ों को देखने वाली ये जनरेशन, इसीलिए इसको लॉस्ट जनरेशन के रूप में जाना जाता है। 1883 से 1900 के बीच में। उसके बाद सेकेंड जो आता है 1901 से 1927 में जो पैदा हुए के आधार पर जनरेशन होता है। जेन जी पैदा जो हुए 1997 से 2012 उनको कहा जाता है। अब ये यंग जिस एज में हो रहे वो अलग होता है। तो 1901 से 2027 में जो पैदा हुए, इस पीढ़ी ने अपने बचपन में प्रथम विश्व युद्ध, युवावस्था में भयानक महामंदी को देखा। इसके बाद से इस पीढ़ी के युवाओं ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहादुरी से लड़ाई भी लड़ी है। इसको क्या कहा जाता है? इसको द ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है। अमेरिकी पत्रकार टॉम ब्रोकवा ने इन्हें द ग्रेटेस्ट जनरेशन का नाम दिया क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर के कर्तव्य, सम्मान, देशभक्ति और मजबूत नागरिक की जिम्मेदारी और दुनिया जब बदल रही थी उस बदलाव को इन लोगों ने झेला और न केवल उसका पार्ट बने बल्कि उसको आगे भी कैरी किया। तो इनको कहा जाता है द ग्रेटेस्ट जनरेशन, जो 1901 से 1927 के बीच में पैदा हुए।
अब 1928 से 1945 के बीच में जो पैदा हुए, इनको साइलेंट जनरेशन कहा जाता है। यह पीढ़ी महामंदी के कठिन दौर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साए में बड़ी हुई। इस कठिन परिस्थिति के कारण इन पीढ़ी के लोग अत्यधिक मितव्ययी, अनुशासित और वफादार होते हैं। इन्होंने व्यवस्था या सरकार के खिलाफ ज़्यादा बगावत नहीं की थी, शांति से काम करने में विश्वास रखा, इसलिए इन्हें साइलेंट पीढ़ी के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने युद्ध के बाद के वातावरण जो है उसको बहुत अच्छे से देखा इन्होंने, इसलिए इनको साइलेंट जनरेशन के रूप में जाना जाता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद जो आते हैं उनको कहा जाता है बेबी बूमर्स। क्या कहा जाता है उनको? बेबी बूमर्स हम लोग कहते हैं। अब बेबी बूमर्स के बारे में ज़रा देखते हैं कि कौन होते हैं। 1946 से 1964, 1946 से 64 के बीच में यह पीढ़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद पैदा हुई। जन्म दर में अचानक वृद्धि हुई। इस पीढ़ी के लोग अत्यधिक मेहनती, पारंपरिक मूल्यों को मानने वाले और कैरियर उन्मुख लोग होते थे, इसलिए इनको बेबी बूमर्स भी कहा गया, क्योंकि इसमें जनसंख्या विस्फोट भी देखा गया। संसाधन बढ़े, जीवन में स्थिरता आई, तो जनसंख्या विस्फोट तो होगा ही। जनरेशन एक्स आया उसके बाद 1965 से 1980 के बीच में जो लोग पैदा हुए, 1965 से 1980 के बीच में जो लोग पैदा हुए, इन्हें कहा जाता है जनरेशन एक्स। यह पीढ़ी है जिसने एनालॉग से डिजिटल दुनिया में बदलाव देखा है, जैसे व्यक्तिगत कंप्यूटर, इंटरनेट की शुरुआत। ये लोग आत्मनिर्भर होते थे, काम व निजी जीवन के बीच संतुलन को महत्व देने वाले पहले समूह माने जाते थे कि वर्क एंड निजी जीवन, इसको संतुलित बना करके रखा जाए। तो ये लोग कौन कहलाए? ये कहलाए जनरेशन एक्स। फिर मिलेनियल्स आए 1981 से 1996। इसमें से आप में से बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे। यह इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के विकास के साथ बड़े हुए। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे थे तो आपने देखा कि पहले लैंडलाइन फ़ोन था, आपने टीवी देखा, आपने डिश टीवी देखा, और आपने लैंडलाइन के बाद छोटा बेसिक फ़ोन देखा, नोकिया वाला जो चलता था। उसके बाद से आपने स्मार्टफोन पहले जनरेशन के देखे जिसमें बेसिक सी फैसिलिटी होती थी। उसके बाद से आपने एडवांस लेवल के स्मार्टफोन देखे हैं। अब तो एआई वाला पर भी आ गए हम लोग। ये भौतिक वस्तुओं, पारंपरिक कॉर्पोरेट संरचना के बजाय जीवन के अनुभवों, यात्रा, लचीलापन और मानसिक स्वास्थ्य को अधिक महत्व देते हैं। ये मिलेनियल होते हैं और थोड़े से आलसी भी होते हैं, लेकिन दिमागी रूप से सबसे तेज़ जनरेशन मिलेनियल्स को माना जाता है। जेन जी जो है उनका आईक्यू उनके पिछली पीढ़ियों से कम माना जाता है। उसके बाद से जनरेशन जेड आए 1997 से 2012, जिसको जनरेशन जी भी कहते हैं। जेड को जी भी प्रोनाउंस करते हैं, तो जेन जी जो है वो यही है। ये पूरी तरह से डिजिटल नेटिव हैं, जिन्होंने जन्म से ही स्मार्टफोन, हाई स्पीड इंटरनेट, सोशल मीडिया की दुनिया देखी है। डाइवर्सिटी को स्वीकार करते हैं, जलवायु परिवर्तन या सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर मुखर होते हैं। इसलिए ये जनरेशन सबसे ज़्यादा हैंडल करना मुश्किल हो रहा है आज के नेताओं के लिए, क्योंकि ये जनरेशन जो है मुझे भी बहुत पसंद है, जेन जी। क्यों? क्योंकि ये जनरेशन सवाल पूछती है, आंख मूंद करके विश्वास नहीं करती है, चीज़ों के साथ में इन्वॉल्व होती है, समझती है। भले वो फ़ोन में लगी रही, लेकिन बहुत ही स्मार्ट जनरेशन होता है। इनके बारे में ये भी रिसर्च आया कि आईक्यू कम होता है। अब वो किस आधार पर कहा गया वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जनरेशन जो है ये आंख मूंद करके विश्वास नहीं करती है। जो औपनिवेशिक मानसिकता वाली जनरेशन है मिलियंस की या उससे पहले की, वो ये नहीं है। ये स्वतंत्र हैं और इनको कास्ट का भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इनको धर्म का भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मॉडर्न होते हैं। लेकिन यहीं पर आप रुक जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। जेन जी दो हैं जो हमें दिखते हैं, वो शहरी जेन जी हैं जो इन मॉडर्न फैसिलिटी और मॉडर्न दीन दुनिया में जी रहे हैं, मॉडर्न चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं। इस आंदोलन में भी शहरी जेन जी का बोलबाला रहा, जबकि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ की जो जनरेशन है वो जेन जी नहीं बन पाई है। जेन जी का मतलब होता है मॉडर्न सोच और आधुनिक चीज़ों, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने वाला। वहाँ की जनरेशन वो आज भी बेसिक फैसिलिटी के लिए जूझ रहे हैं, इसलिए वो जेन जी में शामिल नहीं हो पाए हैं इस जनरेशन में पैदा होके भी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार के या बंगाल के या उड़ीसा के या तमिलनाडु किसी बहुत दूरस्थ के गांव में जो आदमी जेन जी में पैदा हुआ रह रहा है उसके बीच में और शहर के जेन जी जो हैं, दोनों के बीच में समरूपता पाई जाती, समानता पाई जाती। नहीं, दोनों के संसाधन, दोनों के सोचने समझने की शक्ति दोनों डिफरेंट है। इसलिए जेन जी मूवमेंट जो भारत में इसलिए हो पाया क्योंकि शहरी आबादी बहुत बड़ी है भारत में, मध्यम वर्ग की आबादी बहुत बड़ी है, जिनके पास में बेसिक फैसिलिटी और एडवांस फैसिलिटी दोनों प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन ग्रामीण स्तर पर भी जेन जी बेसिक चीज़ों के लिए भी जूझ रहे हैं।
फिर जनरेशन अल्फ़ा आया है 2013 से 2024 में। यह पूरी तरह से 21वीं सदी में जन्म लेने वाली वह पहली पीढ़ी है। स्क्रीन, स्मार्ट डिवाइस, आईपैड और एआई जैसी चीज़ें इनके बचपने का अभिन्न हिस्सा है। ये तकनीकी रूप से अब तक की सबसे उन्नत पीढ़ी होगी जिनको जनरेशन अल्फ़ा कहा जाता है। जनरेशन बीटा है 2025 से 2039 के बीच में पैदा होंगे। ये भविष्य की पीढ़ी हैं। 2025 जन्म लेना शुरू करेंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह पीढ़ी पूरी तरह से एआई, ऑगमेंटेड रियलिटी, अंतरिक्ष अन्वेषण की दुनिया में बड़ी होगी, जिससे इनके सीखने, सामाजिक जुड़ाव का तरीका बिल्कुल अलग होगा। इनको कैसे हैंडल किया जाएगा ये तो भविष्य में ही देखने को हमें मिलेगा। तो जनरेशन के बारे में जो मैंने आपको समझाया है उसको ध्यानपूर्वक समझ के याद भी रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जामिनेशन प्रीलिम में और यूपीएससी में भी जनरेशन के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। कब कौन पैदा हुए, किनको क्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, ये जगह तो पहचान ही गए होंगे, सारनाथ है। ये पवित्र स्थान है, भगवान बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यूनेस्को की जो है 48वें सत्र 48 सेशन है। वाराणसी के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस प्रतिष्ठित मान्यता के साथ ही भारत अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़ करके 45 जरूर याद रखिएगा, 45 हो गया है। 48वां सत्र था, 45 स्थल हो गए हैं। यह घोषणा समिति के अध्यक्ष ली व्योंग ह्यून द्वारा रविवार को वार्षिक सम्मेलन के दौरान किया गया है। स्थल की विशेषता, उत्तर प्रदेश के इस स्थल को सीरियल प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें चौखंडी स्तूप, सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष जो हैं इन दोनों को शामिल किया गया है। इससे इस प्राचीन बौद्ध स्थल के संरक्षित पुरातात्विक और स्थापत्य अवशेष शामिल हैं, जिसका निर्माण, पुनर्निर्माण कई सदियों तक किया जा चुका है। बहुत ही पवित्र स्थल है। बुद्धिस्टों में सबसे पवित्र स्थल के रूप में कोई चीज़ माना जाता है तो वो यहीं पर पहली बार उपदेश दिया था उन्होंने। मैंने ज्ञान बोल दिया, ज्ञान तो उनको बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था, पहली बार उपदेश दिया था उन्होंने। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई यूपी में जो आता है उपदेश ज़रूर देता है, तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सारनाथ वह पवित्र स्थान है जब गौतम बुद्ध ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था। ऐतिहासिक रूप से इस स्थल को ऋषि पत्तन, अब यहीं से सवाल आएगा, इसी पतन, मृगदाव या डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके कुछ नाम हैं, ये कुछ नाम जरूर ही ध्यान में रखना है। इसे वह स्थान माना है जहाँ बुद्ध ने अपने पहले शिष्यों से मिले थे, जिसके बाद दुनिया भर में शांति और दुख की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ सफरिंग पर उनकी शिक्षाओं का प्रसार किया गया। सबंग दुखंग का जो ज्ञान है वो यहीं से प्रसारित हुआ था कि सबके जीवन में दुख है और उस दुख को कैसे निवारित किया जा सकता है, कैसे उससे मुक्ति पाई जा सकती है। यही तो बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी का कोर है। तो वो चीज़ की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। ज्ञान प्राप्ति का क्या तात्पर्य होता है? हमारे जो जीन हैं, जो साइंटिफिक तौर पर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, हमारे जो जीन हैं, ये जीन हज़ारों करोड़ों वर्ष पुराना है, करोड़ों वर्ष पुराना है। तो ऐसा माना जाता है कि हम ध्यान के द्वारा, हम व्यायाम के द्वारा, अलग अलग माध्यमों से, योग के द्वारा अपने पूर्व जन्मों की बात को याद कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ सकते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, और वो सभी जानकारी जो हमारे जीन में इकट्ठी है पहले से ही, उन सभी के बारे में हम जान सकते थे। इसी को ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं, इनकार्नेशन जिसको कहा जाता है, ज्ञान प्राप्त करना इसको कहा जाता है। तो इसके बाद जातक कहानियाँ आपको दिखेंगी। जातक कहानियाँ क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ। तो उससे जो यहीं से आता है कि इससे पहले बुद्ध ने कैसे चीज़ों का निवारण किया, तो वो सब चीज़ें यहीं से शामिल होती थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश जो है उससे जुड़ा हुआ जगह सारनाथ है। सारनाथ और उसके स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित अत्यंत महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल है। यह बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र स्थल लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर में से एक है। ये चारों जो हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। लुम्बिनी जन्म, बोधगया ज्ञान, सारनाथ पहला उपदेश और कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन, कानून का पहिया घूमना, कानून नहीं धर्म का पहिया घूमना। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब नैतिकता से होता है, नैतिक चीज़ों से होता है।
धर्म का मतलब नैतिकता से ही होता है। जैसे एक शिक्षक का धर्म होता है पढ़ाना, विद्यार्थी का धर्म होता है पढ़ना, एक सन्यासी का धर्म होता है सामाजिक कल्याण करना और आध्यात्म की ओर ध्यान देना। तो ये धर्म कहलाता है। धर्म को हम लोगों ने रिलीजन से जोड़ दिया, वो अलग होता है। देवी देवताओं की पूजा पाठ करना पूजा पद्धति होती है। जबकि जो बुद्धिज्म में धर्म की बात की गई है, ये धम्म की बात की गई है, वो नैतिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है। सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस स्थल की तीर्थ यात्रा की और यहाँ कई स्तूप और प्रसिद्ध अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया। इस स्तंभ का शीर्ष भाग लायन के कैपिटल, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, वो यहीं से हमें प्राप्त हुआ है। सारनाथ के प्रमुख स्तूप हैं। धमे का स्तूपा है, यह ईंट और पत्थर से बना एक विशाल बेलनाकार स्तूप है। मूल रूप से अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में निर्माण किया गया। ठीक उसी स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। तो धमे का स्तूप, जिसको धमे के स्तूप भी कहते हैं, वो यही है। चौखंडी स्तूप है, यह एक सीढ़ीदार स्तूप है जिसके ऊपर एक अष्टकोणीय टावर बना है। यह उस स्थान को दर्शाता है जहाँ बुद्ध अपने शिष्यों से पहली बार मिले थे। अष्टकोणीय टावर को बाद में मुगलों काल में जोड़ा गया था। फिर धर्मराज का स्तूप है, इसे सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। धर्मराज का स्तूप। स्तूप में क्या होते थे? मुख्य रूप से स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे। अब उनका शारीरिक अवशेष हो, उनका कोई वस्त्र हो, उनका कोई भिक्षा पात्र हो, तो ये सब चीज़ें स्तूप में रखी जाती थी। हालांकि 18वीं शताब्दी में इसे काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया गया था। अब यह केवल इसकी नींव ही बची हुई। तो धर्मराज का स्तूप भी है। भारत में यूनेस्को का और भी कई सारे स्थल हैं। 45 विश्व धरोहर स्थल हैं। इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। भारत में अधिकांश स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के हैं जो देश के समृद्ध इतिहास और वास्तुकला को दर्शाते हैं। कल्चरल में ताजमहल, आगरा का किला, ये दोनों हैं। फतेहपुर सीकरी, ये तीनों एक ही जगह पर स्थित हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हैं। अजंता एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र। लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, ये दिल्ली में हो गए। हम्पी के स्मारक कर्नाटक, खजुराहो के मंदिर एमपी, सूर्य मंदिर ओडिशा कोणार्क में हो गया। धोलावीरा गुजरात, रानी की वाव गुजरात, होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल और सारनाथ उत्तर प्रदेश में हो गया। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जगहें अगर शामिल हैं तो सारनाथ हो गया, आगरा किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ये यूपी के प्रमुख स्थल हो गए। बिहार के, यूपी के सभी जगहों के नाम याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। ये स्थल भारत की अद्वितीय जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए भी जाने जाते हैं। प्रमुख प्राकृतिक स्थल में जो हैं काजीरंगा, मानस, केवलादेव और भी कई सारे जगह हैं। मिश्रित में एक ही जगह शामिल है जिसका काजीरंगा नाम है। सिक्किम का खांगचेंगदोंग राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा जो है वो मिश्रित में शामिल किया गया है। जो कल्चरल और प्राकृतिक दोनों दृष्टिकोण से महत्व है तो वो काजीरंगा, उसका नाम है कंचनजंगा। मैं काजीरंगा बार बार बोल रहा हूँ, कंचनजंगा उसका नाम है, कंचनजंगा उसका नाम है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। कंचनजंगा मिश्रित में शामिल एकमात्र है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों धरोहरों के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यूनेस्को ने न केवल भारत बल्कि विश्व के भी कुछ प्रमुख जगहों को शामिल किया है। यहाँ से प्रीलियम में सवाल आ सकते हैं, भारत का ही क्यों पर है, समग्र विश्व के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। फ्रांस के डी-डे लैंडिंग समुद्र तट। यूनेस्को की समिति दक्षिण कोरिया में आयोजित बैठक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस के उत्तरी हिस्से में स्थित डी-डे लैंडिंग समुद्र तट को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। डी-डे लैंडिंग समुद्र तट है ये। इसे फ्रांसीसी में नॉर्मिड के 5 लैंडिंग समुद्र तट, ओमाहा, यूटा, स्वार्ड, गोल्ड और जूनो और पॉइंट डू होक असॉल्ट साइट शामिल हैं। ये सारे के सारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चर्चा में रहे हैं। 6 जून 1940 के यहाँ 1,50,000 से अधिक मित्र देशों के सैनिक उतरे थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पश्चिमी यूरोप को नाजी से मुक्त कराने का प्रमुख अभियान केंद्रों में से एक था। भारी कैजुअलिटी भी यहाँ पर दर्ज की गई थी। ग्रीस का माउंट ओलंपिस, कई वर्षों से ग्रीस प्रयास कर रहा था, इसको शामिल किया गया है। यह ग्रीस का सबसे ऊंचा पर्वत, समुद्र तल के आधार 2,918 मीटर और 9,573 फीट ऊंचा एक मिश्रित सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहर के रूप में इसको मान्यता दी गई है। माउंट ओलिम्पस इसका नाम है। माउंट ओलिम्पस इसका नाम है, जरूर याद रखिएगा। इसे 12 ओलंपियन देवताओं का पौराणिक घर, देवताओं के राजा ज्यूस का सिंहासन माना जाता है। साथ ही यह समृद्ध जैव विविधता का भी केंद्र है। जापान की प्राचीन राजधानी जापानी प्रांत नारा के पश्चिम हिस्से में स्थित असुका और फुजीवारा
की प्राचीन राजधानियों को भी यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया है। इसके बाद से शामिल किया गया दक्षिण सूडान का बोमा बंडिंगिलो, दक्षिण सूडान के बोमा बंडिंगिलो माइग्रेटरी लैंडस्केप को भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, जो इस देश का पहला ऐसा स्थल है। तो ये साउथ सूडान का पहला स्थल है, इसलिए यहाँ से सवाल आ सकते हैं आपको मैच करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सबमरीन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। INS मालवन इसका नाम है। छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण से इसका नाम इस प्रकार से पड़ा है। समझते हैं कि इसका मराठा कनेक्शन क्या है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में बुधवार को कर्नाटक के कारवार में अपना दूसरा माहे श्रेणी माहे क्लास का पनडुब्बी रोधी सैलो वाटर क्राफ्ट INS मालवन नौसेना में शामिल किया है। पनडुब्बी रोधी है ये और उथले पानी में चलने में भी यह सहायक है। SWC युद्धपोतों की विशेष श्रेणी है जिसे समुद्र तट के पास उथले समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी गश्ती अभियान के लिए डिजाइन किया गया है। एक होता है हाई सी एरिया, एक होता है तट के समीप में जो है भारत को सुरक्षित रखना। तो ये उथले पानी होते, कम पानी होते, तो यहाँ पर बड़े जहाज जो है वो नहीं आ सकते। तो यहाँ पर ये काम करता है। INS मालवान इसका नाम है। INS मालवान कोच्चि शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 8 माहे क्लास के जहाज़ों में से दूसरा है। इस श्रेणी के पहला जहाज़ INS माहे पिछले साल नवंबर में चालू किया गया था। यह जहाज़ CSL गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाए जा रहे कुल 16 SWC युद्धपोतों में से छठा है। इस प्रकार के 16 जहाज़ बनाए जा रहे हैं जिसमें से यह 6th जहाज़ है। इसके बारे में याद रखना है। कार्य क्या है इसका? तो तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियान, पानी के भीतर निगरानी और मुख्य रूप से पनडुब्बियों से रक्षा करना और बारूदी सुरंगें बिछाना, भारत के तटीय एरिया को सुरक्षित रखना। नामांकन जहाज़ का नाम महाराष्ट्र के तटीय शहर मालवन से लिया गया है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री दृष्टि में विरासत का पर्याय है। इसीलिए मैंने बोला कि मराठा से जुड़ा हुआ है, शिवाजी से जुड़ा हुआ है। INS मालवन के क्रेस्ट पर शिवाजी महाराज से जुड़ा हथियार बाघ नख अंकित है जो साहस, दुस्साहस और फुर्ती का प्रतीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसका महत्व क्या है? तो यह कम पानी वाले एरिया में हमें सुरक्षित रख सकता है, उथले पानी में। इसके अलावा ये जो है जो तटीय इलाके हैं उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। इस SWC कार्यक्रम से पहले भारतीय नौसैन्य तटीय गश्त के लिए सोवियत मूल के 4 अभय क्लास कोरवेट का उपयोग करती थी। 2017 से अक्टूबर 2025 के बीच सेवा मुक्त उन्हें किया जा रहा है। हम सोवियत से जो लिया गया था अभय क्लास की जो जहाज़ थे छोटे, उनको उपयोग करते थे हम लोग तटों की सुरक्षा के लिए। तो उनकी जगह पर स्वदेशी रूप से मालवान का उपयोग किया जाएगा क्योंकि इनको सेवा मुक्त किया जा रहा है। तो अपने जहाज़ बना करके अपने तट की रक्षा करने जा रहे हैं। इस क्षमता को बदलने और विस्तार देने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दिसंबर 2013 में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत से 16 जहाज़ों के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 12 प्रमुख बंदरगाह, 184 छोटे बंदरगाह और 1,197 द्वीपों की निगरानी के लिए उथले पानी के प्लेटफॉर्म बहुत आवश्यक थे, इसीलिए इनको बनाया जा रहा है। इस 16 जहाज़ों की 2 श्रेणियों में बांटा गया है। GRSE अर्नाला क्लास का निर्माण कर रही है गार्डन रीच जो है कोलकाता, जबकि CSL माहे क्लास का निर्माण कर रही है कोच्चि शिप बिल्डर्स लिमिटेड। सभी 16 जहाज़ों को अगले 2 से 3 वर्षों में शामिल किए जाने की उम्मीद की जा रही है। तो अर्नाला क्लास का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जबकि कोच्चि वाले जो हैं वो CSL माहे क्लास के जो हैं उसको निर्माण कर रहे हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, कौन किसे बना रहा है ये भी याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कुसा के बारे में या कुस के बारे में समझते हैं, जिसका DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया है। DRDO द्वारा कुसा मिसाइल का सफल परीक्षण, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको सैम कहा जाता है। रक्षा अनुसंधान विकास परिषद DRDO ने उड़ीसा के तट पर APJ कलाम द्वीप से कुसा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से किया है और कहाँ से किसके द्वारा किया गया है, क्या नाम है इसका, तीनों चीज़ आपको बता दिया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह पहला परीक्षण एक उच्च गति, ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण करने वाले इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के खिलाफ किया गया था, जिसे मिसाइल प्रणाली सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया और अपना टारगेट भी इसने पूरा किया।
प्रोजेक्ट कुसा एक स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा मार करने वाली एसएएम प्रणाली विकसित करने की परियोजना है। इसका उद्देश्य सामरिक, सैन्य और नागरिक संपत्तियों को लड़ाकू विमान, मिसाइल, मानव रहित हवाई जो हमले होते हैं उनसे बचाना है। अर्थात ये बचाने के लिए डिफेंसिव हथियार में आएगा। ये अटैकिंग नहीं है, बल्कि यह डिफेंस करने वाले, हमारी तरफ कोई मिसाइल आएगा, कोई लड़ाकू जहाज आएगा तो उसको हम ज़मीन से टारगेट कर सकते हैं। दरअसल भारत इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस प्रोग्राम जो हमारा, जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, उस पर काम करे। इसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं, उसी में अब कुसा भी शामिल हो जाएगा। मारक क्षमता इसके 200 किलोमीटर से अधिक है। वर्तमान में रूसी S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली का संचालन करता है, जो 400 किलोमीटर की दूरी लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। मिसाइल, रडार, कमांड कंट्रोल सेंटर सहित सभी हथियार प्रणाली तत्वों को विभिन्न DRDO प्रयोगशाला, उद्योग भागी द्वारा स्वदेशी रूप से पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से बनाया जा रहा है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आयात निर्भरता में कमी होगी इससे। पिछला परीक्षण पिछले साल DRDO ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें QRSAM, VSHO, RADS मिसाइलें, एक उच्च शक्ति लेजर आधारित मिसाइलें, लेजर गाइडेड जो वेपन्स होते हैं, एनर्जी वेपन जिनको हम लोग कहते हैं, इसके अलावा इस तरह की मिसाइलें शामिल होती हैं, जिससे देश के ऊपर में अगर कोई मिसाइल या कोई लड़ाकू विमान इत्यादि आ रहा है तो उसको हम रोक सकें। तो ये रोकने वाले हथियार हैं, ढाल हैं हमारे। ये भी मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा होंगे, जिससे देश का एयर डिफेंस सिस्टम और भी ज़्यादा मजबूत होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड्स मेडल के बारे में। ये मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ नोबेल माना जाता है एक तरीके से इसको, और यह फील्ड्स मेडल इस बार चीन ने जीता है। उसके अलावा ओलंपियाड में भी हमारे बच्चे जीते हैं, उसके बारे में भी ज़रा हम लोग पढ़ते हैं। क्या है मुद्दा भाई? तो फील्ड्स मेडल और चीन की गणितीय क्षमता। गणित के क्षेत्र में फील्ड्स मेडल को सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, जिसे नोबेल पुरस्कार के समकक्ष लेकिन अधिक चयनात्मक, सेलेक्टिव माना जाता है। फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो गणित में यह सबसे बेहतरीन पुरस्कार, सबसे उच्च पुरस्कार माना जाता है। यह हर 4 साल में केवल 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट गणितियों को दिया जाता है। 4 ईयर में 40 वर्ष से कम उम्र के जो यंग जनरेशन के गणितज्ञ हैं उन्हें यह दिया जाता है। इस वर्ष के 4 विजेताओं में 2 चीनी नागरिक हैं, यू डेंग और होंग वांग। ये इतिहास में पहली बार है जब किसी चीनी नागरिक यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह पहली बार है जब चीनी नागरिक ने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। हम जिस दुनिया में आज जी रहे हैं और भविष्य की जो दुनिया होगी ना, ये कॉग्निटिव वर्ल्ड है। मैंने इसके संबंध में एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था बिहार के राज्यपाल का, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल लिखा था कुछ समय पहले, 1 महीना जून में हमने डिस्कस किया था उसको। कॉग्निटिव वर्ल्ड का तात्पर्य होता है ज्ञान आधारित विश्व व्यवस्था, जिसमें स्किल्ड और उपयोग आधारित विश्व व्यवस्था से अब ज्ञान आधारित विश्व व्यवस्था पर हम लोग जा रहे हैं। जो गणित में बेहतर होंगे, साइंस में बेहतर होंगे, फिलॉसफी में जो लोग बेहतर होंगे, जो हिस्ट्री में बेहतर होंगे, सोशल स्टडीज़ में बेहतर होंगे, वही दुनिया पर राज करेंगे। तो इस प्रकार की कॉग्निटिव वर्ल्ड में हम इसलिए प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि AI या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है ये अब ज्ञान आधारित टेक्नोलॉजी बनते जा रहे हैं। AI को फीड करने के लिए, AI को बनाने के लिए गणित की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इस न्यूज़ में भी वही बताया जा रहा है कि चीन चूँकि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इसलिए उसके यहाँ पर AI और बाकी चीज़ें भी काफ़ी तेज़ी से उन्नत हो रही हैं। अन्य 2 विजेता अमेरिकी नागरिक जॉन पार्डन और सोवियत मूल के कनाडाई जैकब लिसमैन शामिल हैं। इन दोनों ने भी जीता है। चीन का अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम। चीन की सफलता द्वारा और पिछले कुछ दशकों में उच्च शिक्षा, बुनियादी अनुसंधान में किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है। 2000 में चीन अपने GDP का 1% से कम R&D पर खर्च करता था, जो अब बढ़ करके 2.6% हो गया है। ठीक है। OECD के आंकड़ों, ये यूरोपियन सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी है। चीन का शोधकर्ता आधार पिछले 20 वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ करके 2.8 मिलियन से अधिक के साथ यह दुनिया में सबसे अधिक, अब सबसे ज़्यादा रिसर्चर चीन में मौजूद हैं। दोनों चीनी विजेता बीजिंग के प्रतिष्ठित पेकिंग विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जिसे उत्कृष्ट शिक्षा पहल के तहत सरकार द्वारा भारी समर्थन प्राप्त होता है। गणित महारत और AI। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IMO, इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे, हमें भी कुछ पुरस्कार मिले हैं, अपना दबदबा बनाए रखा है। 2000 के बाद से चीनी टीम ने लगभग हर वर्ष प्रथम स्थान हासिल किया है। 2000 के बाद से पिछले 26 वर्षों में लगभग
हर बार पहला स्थान जो ओलंपियाड मैथमेटिक्स ओलंपियाड में प्राप्त हुआ है वो चीन को प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो अपने बच्चों में निवेश करते हैं। उनके बच्चे केवल चे गेवरा को पढ़ करके नहीं आगे बढ़ रहे हैं, केवल आज़ादी जिंदाबाद सरकार मुर्दाबाद नहीं कर रहे हैं। उनके बच्चे मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए उनकी चीज़ें प्रोडक्ट दिखती है, जबकि अपने यहाँ पर ये चीज़ें अभी भी कम हैं भी तो विदेश में हैं वो भारतीय जिन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। अभी मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। एआई के क्षेत्र में चीन के तेजी से हो रहे प्रगति का श्रेय भी उनकी इसी गणितीय दक्षता को दिया जा रहा है, क्योंकि एआई की आधारभूत प्रगति गणितीय सिद्धांतों में ही निहित है। जिसका मैथमेटिक्स जितना बेहतर, उसकी सोचने समझने की क्षमता उतनी बेहतर होगी, आईक्यू लेवल उतना बेहतर होगा, और उसके यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें और बेहतर तरीके से बनेंगी, क्योंकि एआई को मैथमेटिशियन ही सबसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। भारत में गणित की एक मजबूत ऐतिहासिक परंपरा रही है, लेकिन वर्तमान देश अपने विश्वविद्यालय में अग्रणी गणितज्ञों का बड़ा समूह तैयार करने में संघर्ष कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ भारतीय गणितज्ञ अक्सर विदेशी संस्थानों में काम कर रहे हैं, किराए पर भारतीय ले आते हैं। कोई विदेश में रह रहा है भारतीय, बचपन से ही अमेरिका गया हुआ है, वो वहाँ पर कुछ अचीव करता है तो हम खुश हो जाते हैं, चलो भाई उसने अचीव कर लिया, भारतीय मूल का व्यक्ति है वो, ये मूल से ही हम खुश हो जाते हैं, इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। अपने यहाँ पर झांक करके नहीं देखते हैं कि कहाँ पर रिफॉर्म करना है, क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं। अब तक केवल 2 भारतीय मूल के गणितज्ञों ने फिल्ड्स मेडल जीता है। चीन ने तो पहली बार जीता है, भारत ने भी पहले जीता हुआ है, भारतीय व्यक्तियों ने जीता हुआ है। मंजुल भार्गव 2014, अक्षय वेंकटेश 2018। हालांकि भार्गव एक कनाडाई अमेरिकी हैं, कनाडा में बस गए थे उनके माता पिता ही, और कनाडाई अमेरिकी, अब वो अमेरिका में रहते हैं। वेंकटेश बचपन से ही ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, इसलिए वो वहीं के रह गए हैं। अब इन्हीं लोगों को मिला है, क्या इन्हें हम भारतीय कहें? बताइए, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भारत का उनके डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं है। वो भारत की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं, भारत के विश्वविद्यालय में उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं वो। अगर विदेशी कोई नागरिक है, भारत में रह रहा है, भारत के एजुकेशन सिस्टम से बाहर आकर के कोई मेडल जीतता है, तो उसको आप भारत का मेडल कहेंगे कि विदेशी व्यक्ति का मेडल कहेंगे? मदर टेरेसा को जो पुरस्कार मिला नोबेल, वो भारत को पुरस्कार मिला था कि वो जिस देश से आई थी उस देश को पुरस्कार मिला था? इसी प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स ओलंपियाड से जुड़ा हुआ। इसमें हमने भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, यंग जनरेशन कमाल कर रही है। संघाई चीन में आयोजित 67वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2026 में भारत की 6 सदस्यीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड 4 रजत पदक जीते हैं। इस वर्ष भारत ने 117 देशों में 7वां अनौपचारिक स्थान हासिल किया। 1959 में शुरू हुए इस ओलंपियाड के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था, जिसमें लगभग 666 छात्रों ने भाग लिया था। आरव गुप्ता दिल्ली, एम्बेल जॉर्ज मैथ्यू कर्नाटक ने स्वर्ण पदक जीता है। सिल्वर भैरव मुरुगन कर्नाटक, कनव तलवर दिल्ली, संजना फिलो चाको केरल और श्रेया शांतनु मुंधरा ये मुंबई की हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मैथमेटिक्स ओलंपियाड में। परचम लहरा दिए बच्चे हैं ये, क्या काम किया इन्होंने, शानदार। ऐतिहासिक संदर्भ और रिकॉर्ड को जरा समझते हैं। ये लगातार चौथा वर्ष है जब भारत ने आईएमओ में शीर्ष 10 में ऐसी जगह बनाई है। टीम रैंकिंग के मामलों में भारत ने चौथी बार 7th पोजीशन हासिल किया है। इससे पहले 98, 1 और 25 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2024 में 65वें आईएमओ में 4th पोजीशन पर हम रहे हैं। पदकों का इतिहास 1989 में पदार्पण के बाद से भारत ने कुल 25 स्वर्ण, 80 रजत, 80 कांस्य और 29 सम्मानजनक उल्लेख जीते हैं। विशेष बात यह है कि कुल 25 स्वर्ण पदक में 14 पिछले 7 संस्करण में आए हैं, यानी कि पिछले 7 साल में हमने 14 स्वर्ण मेडल जीते हैं। यानी कि ये जो सबसे लेटेस्ट जनरेशन है जो अभी है स्कूल कॉलेजों में, वो बहुत ही बेहतर जनरेशन है, क्योंकि वो मेहनती है और उसके साथ साथ उनका मेडल भी काफ़ी ज़्यादा जीत रहे हैं वो। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। नेतृत्व और संस्थागत समर्थन, भारतीय दल के साथ एक अनुभवी टीम गई थी, इसमें टीम लीडर के रूप में भी कुछ लोग शामिल थे। आप इसे पढ़ सकते हैं, हालांकि यहाँ से सवाल नहीं आता है। इसी प्रकार से बायोलॉजी में भी हमने जीता। जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भी हमने पुरस्कार जीता। भारत ने 12 से 19 जुलाई 2026 तक विनियस लिथुआनिया में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष आईबीओ में 78 देशों के 307 छात्रों ने भाग लिया। कुल 31 स्वर्ण, 61 रजत और 91 कांस्य पदक प्रदान किए गए पूरी दुनिया को। भारतीय टीम ने 4 छात्रों ने
पदक जीते, जिनमें 1 स्वर्ण 3 सिल्वर पदक शामिल है। 1 गोल्ड और 3 सिल्वर पदक जीते हैं। भव्या गुणवाल महेंद्रगढ़ हरियाणा की रहने वाली है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता बायोलॉजी में। रजत पदक में सोमिल माइती हावड़ा वेस्ट बंगाल, निशित कलानी पाली राजस्थान और अनमोल कुमार मनसा पंजाब के हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। टीम का नेतृत्व वगैरह भी किया गया है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये भी मैंने आपको करवा दिया है। अगर हम लोग ऐतिहासिक देखेंगे तो बायोलॉजी ओलंपियाड में 26वीं उपस्थिति थी भारत की। अब तक ओलंपियाड में शामिल हुए 104 भारतीय छात्रों में से 17 ने स्वर्ण, 69 ने रजत और 17 ने कांस्य और 1 ने सम्मानजनक उल्लेख प्राप्त किया है। पिछले 10 वर्षों में आईबीओ में भारत की स्वर्ण रजत पदक जीतने की दर क्रमशः 25% और 68% रही है। ये काफ़ी बेहतर है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। आज के सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कितने ही सारे टॉपिक किए हैं, क्रमागत रूप से सभी को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू सो मच।